So, good morning, everyone. First of all, thank you, sir, for giving me an opportunity to deliver a guiding speech to my fellow aspirants. And very, very thank you to my parents, my family, my beloved sir, for supporting me a lot in this journey. तो आज मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैंने आज वो सपना पूरा कर दिखाया है जो कभी आपकी तरह मेरी आंखों में भी था। मैंने एसएससी सीजन 2024 की परीक्षा क्लियर की है जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 1696 रही और मुझे एसएससी का पद अलॉट हुआ। इसके अलावा मैंने एसएससी सीएचएसएल 2024 की परीक्षा उत्तीर्ण की जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 322 रही और मुझे सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस इन एमबीए का पद अलॉट हुआ। इसके अलावा मुझे यकीन नहीं होता है मैंने एसएससी का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम एसएससी एमटीएस भी क्लियर किया है। तो मुझे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर्नाटक अलॉट हुआ जो कि ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो इसके आगे बताने से पहले कुछ ये बताना चाहूँगा। मैं सर से लिटरली 6 साल से जुड़ा हूँ। इनिशियली मैंने जैसे लगभग पता ही मैंने एयरपोर्ट तैयारी की जिसमें सेलेक्ट हुआ फिर अनसेलेक्ट भी हुआ। तो मैं 2019 से सर से जुड़ा हूँ और तब से मैं इंग्लिश यहीं पढ़ रहा हूँ। शुरू के मैंने एयरफोर्स का 1 साल 2019 से 2020 तब एयरफोर्स की तैयारी कराते थे सर। तब वहाँ इनसे पढ़ा कि बाद में मैंने 26 जून 2022 को सर की कोचिंग ज्वाइन की और तब से लगातार मैं प्रैक्टिस बैच पे रेगुलर हूँ। तो बाकी अगर स्ट्रैटेजी की बात कर ली जाए जीएस के लिए लगभग को पता है कि खान सर से मैंने पढ़ा। तो स्ट्रैटेजी में बेसिकली टाइम टेबल का अगर बात कर ली जाए तो टाइम टेबल आपका मिनिमम टू मिनिमम 8.5 घंटे का होना ही चाहिए। इससे मिनिमम से काम होने वाला नहीं है। ये फिर अगर इससे कम पढ़ा गया और वो जो इंटेंसिटी है 8.5 घंटे पढ़ने की वो फुल ऑन होनी चाहिए। ये नहीं कि बैठे हैं रील्स भी चला रहे हैं बीच में इसके काम तो चलेगा नहीं। तो फुल ऑन इंटेंसिटी के साथ पढ़ेंगे। हर ईच सब्जेक्ट 2-2 घंटा दीजिए और लास्ट में जो आधे घंटे हम बता रहे हैं वो करंट अफेयर्स को। बात ऐसी है कि अब आप पेपर का लेवल भले सरल हो गया साथ ही साथ आज अवेलेबिलिटी सबके पास हो गई है कंटेंट की। तो घर में भी बच्चा पढ़ा रहा है तो ऐसा कोई टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं जिसको हम छोड़ दें और मेरा सिलेक्शन हो जाए। इसलिए करंट भी पढ़नी पड़ेगी और मतलब छोटा से छोटा हर चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगी। ना सोचिए कि कोई भी टॉपिक हम उसको छोड़ दें और मेरा सिलेक्शन हो जाए क्योंकि आपको पता नहीं कि पेपर में कहाँ से क्या आ जाए कौन सा टॉपिक कितना आ जाए कुछ पता नहीं होता है। और बाकी एक मैं अपना जैसे 8.5 घंटे जब मैं पढ़ता था इससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ता था कम भी नहीं पढ़ता था इतना ही पढ़ता था। तो इसमें मेरा रूल रहता था द RWC रूल जो मैंने ऐसे बना दिया है रिवीजन विद कंसिस्टेंसी। भले मैं रोज नया चीज़ ग्रैब ना करूँ पर रिवीजन को मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ। ये मेन मुद्दा था सिलेक्ट होने का मेरा। रिवीजन विद कंसिस्टेंसी प्रॉपर होनी ही चाहिए जिसमें 8 घंटे अगर मैं पढ़ता था तो 4 घंटे न्यू चीज़ों सीखता था और 4 घंटे वो रिवीजन ही रहते थे मेरे। जैसे मैं 2 घंटे इंग्लिश पढ़ता तो 1 घंटे हमेशा मेरा रिवीजन ही रहा और 1 घंटा हम नया कंटेंट देखते थे। जैसे इंग्लिश की कोचिंग में खड़े हैं तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ सर ने जो आज पढ़ाया तो मेरा रोज का 2 घंटे रहता था पढ़ना। यहाँ से मैं घर जाता था तो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा 5 मिनट लगते होंगे मैं बैठ जाता पढ़ने के लिए। मिनिमम से मिनिमम 5 मिनट था। हम जैसे यहाँ बतिया रहे हैं बात मतलब बाहर तो खड़े रहते थे जैसे घर जाते थे मिनिमम 5 मिनट लगेगा पढ़ने के लिए अपना बैठ जाए। वो कोई चीज़ा नहीं तुरंत बैठो पढ़ने के लिए और तुरंत क्योंकि सुबह क्या होता है मतलब एनर्जी ज़्यादा रहती है रात तक थोड़ा लो होने लगता है। सुबह से उठना चालू करिए और बिल्कुल लगे रहिए रात तक। और तो 2 घंटे पढ़ते थे तो जो सर ने आज पढ़ाया है बहुत लोग होते हैं कि इसको रिवीजन नहीं करते हैं। आज जैसे पढ़ाया इन्होंने सर ने और घर गए हम तो उसी के जस्ट आगे से काम करना शुरू कर दिया। ये बहुत गलत तरीका हो जाता है। जितना पढ़ाया है उसको एक बार दोबारा गो थ्रू कीजिए और जो आपका गलत हुआ था उसमें एक बार जिसमें मैं तो सर्कल लगा लेता था तो उसको मैं पर्टिकुलर 3-3 दिन तक उसको बार बार फिर के पढ़ता था जिससे कि मेरे दिमाग में रिटेन हो सके। एक बार वो रिटेन होता नहीं है और जो चीज़ आ गई है यहाँ पर उसको एक बार घर जाइए उसको दोबारा फिर पढ़ लीजिए क्योंकि वो अभी आ गई अभी आपका सही हो गया। जरूरी नहीं कि वो आपका कल सही हो जाएगा। इंग्लिश और वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट मैं मानता हूँ इंग्लिश फिलहाल क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें लगी है। ना मैथ में लगी ना रीजनिंग लगी इवन जीएस में भी हम उतनी नहीं लगती है क्योंकि जीएस में एक वो कंटेंट उन्होंने दे दिया तुम्हें याद करना है। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। याद करते रहोगे आता रहेगा कभी खत्म होने वाला नहीं। 3 साल से पढ़े आज भी अभी थोड़ा कठिन सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे पीडीएफ वाला भी लगाया होगा हम लोगों ने उसमें कितना कठिन आ रहा था वहाँ पर समझ में इवन टीचर्स को भी दिक्कत होने लगती है।
तो हम लोग तो लर्निंग स्टूडेंट है, तो हम लोग को तो और होगी। तो इंग्लिश को प्रॉपर बना कर रखी, यही एक सब्जेक्ट है। जीएस में सबका नहीं होता, पर आज के ज़माने में जो कलेक्टिंग स्टूडेंट है वो इंग्लिश बना ले रहा है, और आप बिल्कुल दक्ष होने चाहिए इंग्लिश में, पूरा फुल टू फुल स्कोर होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत बेकार स्थिति हो जाएगी। और बाकी क्या हो सकता है, देखिए जैसे डिस्ट्रैक्शन की बात आती है कि आजकल बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन में फ़ोन वन ऑफ द मेन रीज़न हो सकता है कि हम लोग पढ़ तो रहे होते हैं डेली बेसिस पे, रोज़ रेगुलर टाइम पे, पर बीच बीच में क्या होता है कि हम लोग फ़ोन भी निकाल लेते हैं, उसी में वाई टी पे शॉर्ट्स देखना है तो कहीं इंस्टा पे रील्स, किसको फॉलो करे तो किसको अनफॉलो करे, किसको ब्लॉक करे तो किसको अनब्लॉक करे, तो ये ना करिए। फोटो खींच ली है 4 घंटे, यही सोच रहे हैं कि गाना कौन सा लगाया जाए व्हाट्सएप पे। हाँ, तो फिर अगर यही सब करना रहेगा ना, तो आप अपने 4 साल बाद आप अपना वो भविष्य बिगाड़ रहे हैं, ये सब ना करिए। हम देखते हैं एक बच्चे की फोटो लगा देंगे, मतलब कोई भी प्यारा बच्चा, तो उसके पीछे गाना लगा है हौसले बुलंद, तो ये कोई मतलब नहीं है। इसमें गाना लगा रहे हैं और उसमें आधा घंटा वेस्ट कर रहे हैं, गाना ढूंढ रहे हैं कि कौन सा गाना लगा है, तो ये सब में टाइम बहुत वेस्ट होता है और दिमाग में फिर यही सब चलता है। प्रॉपर पढ़ाई का होना चाहिए। हम तो कहते हैं यूट्यूब पे भी बंद कर दीजिए, बस केवल टेलीग्राम लिखिए, टेलीग्राम से सारे काम हो जाते हैं। जब तक मैंने स्टडी के दौरान ना इंस्टा पे आईडी वाईडी रही, ना टेलीग्राम वो ना व्हाट्सएप पे रहा, आज तक का स्टेटस किसी ने मेरा नहीं देखा हुआ, एक को छोड़ के 3 साल से हैं, और अभी भी मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है कि इतने स्टेटस करा सकते हैं। कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। तो इन सब चीज़ों को फ़ोन से दूर रखिए, बिल्कुल अलग हो जाए, नहीं तो सेल फ़ोन ले लीजिए उससे। बाकी अब एक आती है जैसे कि इनिशियली बच्चे जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये 8.5 घंटे का शेड्यूल उनका फिक्स है। ये सीरियल के लिए बता रहे हैं, अपना इस टाइम वाले अपने हिसाब से कर सकते हैं, वहाँ फिक्स है। बाद में जब 5 महीने बीतते हैं तब तक रीजनिंग खत्म हो चुकी होती है, तो रीजनिंग का जो 2 घंटे का स्लॉट बाकी रहता है, उसमें आप अपना मॉक्स रेगुलर बेसिस पे स्केड्यूल कर दीजिए, और वो हमेशा अप टू सिलेक्शन लगाते रहिए, उसमें रुकने का कोई काम नहीं है, परमानेंट चल रहे हैं। इस कोचिंग में हो रहे हैं मॉक, वो अलग चल रहे हैं, वो तुम्हारा जब रीजनिंग का तुम्हारा स्लॉट खत्म हो जाए तो वहाँ पर मॉक परमानेंट चलते रहेंगे, उसको रोकिए नहीं, हमेशा चलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि मॉक में नंबर जैसे कि 200 में 150 आकर सैचुरेट कर जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये स्थिति आप घबराने की स्थिति नहीं है। वो ऐसा हो जाता है कि मैं जैसे कि 20 से 50 150 बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत हो जाता है। तो जब 50 से 100 160 पे जाएंगे तो समय बढ़ता है, उसको बढ़ाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वहाँ घबराइए नहीं, आपको अगर लग रहा है कि वो धीमे धीमे बढ़ रहा है तो ये नेचुरल बात है, धीमे धीमे ही बढ़ेगा, तो ये नहीं बात। बाकी एक बात जैसे कि लास्ट में जितनी अभी तक मैंने बात की है, वो सारी की सारी बात एक तरफ कर लीजिए। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बात एक तरफ, उसका निचोड़ है कि अगर इस बात को आप फॉलो करते हैं तो एसएससी के कोई भी एग्जाम आराम से निकलेगा। तो बात कुछ ऐसी है कि युद्ध भूमि में उतरने से पहले मनोभूमि में युद्ध जीतना अति आवश्यक है। तो महाभारत की इन 2 लाइनों को मैंने अपने जीवन में उतारा। अब आपकी बारी।